आज के वीडियो में हम SQL सर्वर के यूनिक कंस्ट्रेंट के बारे में सीखेंगे कि हम यूनिक कंस्ट्रेंट लगाते कैसे हैं, इसका यूज क्या है, किस तरीके से हटाते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें। जैसे कि मैं ये आपको मेन एजेंडा दिखा देता हूँ। ये मेरा जो मेन एजेंडा है, ये पूरा SQL का कंप्लीट सेशन है। इससे पहले SQL के सेशन में हमने यहाँ तक कंस्ट्रेंट तक हमने कर लिए थे। कंस्ट्रेंट में हमने लाइक प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट प्राइमरी की, कंपोजिट फॉरेन की, चेक कंस्ट्रेंट, सारी चीज़ें हमने कवर कर लिए है। खाली हमारा जो बच रहा था, हमारा यूनिक कंस्ट्रेंट बच रहा था। अभी हम डिस्कस करने जाएंगे यूनिक कंस्ट्रेंट के बारे में। यूनिक कंस्ट्रेंट में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, एक बार हम उसे देख लेते हैं। यूनिक कंस्ट्रेंट में हम ये चीज़ें देखेंगे सबसे पहले कि यूनिक कंस्ट्रेंट हम किस तरीके से बनाते हैं। दोनों मेथड का यूज करके इनलाइन और आउटलाइन दोनों तरीके से बनाएंगे, उसे ड्रॉप करेंगे उस कंस्ट्रेंट को, यानी यूनिक कंस्ट्रेंट को। ये तो टेबल क्रिएशन है। इट मीन्स कि जब हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं उसी टाइम में हम जो है यूनिक कंस्ट्रेंट को इनिशियलाइज कर देंगे या क्रिएट कर देंगे। दूसरा तरीका ये है कि हम पहले टेबल बना लेंगे। नॉर्मली अगर कोई टेबल बनी हुई है तो हम बाद में उसमें हम कैसे अल्टर करके उस टेबल पे हम यूनिक कंस्ट्रेंट लगाएंगे। और जो हमारा लास्ट का जो सेशन होगा उसमें हम देखेंगे कंपोजिट की, कंपोजिट यूनिक की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी। कंपोजिट यूनिक की का मतलब कि मल्टीपल कॉलम्स पे हम यूनिक की कैसे लगा के उसे इन्फोर्स करेंगे। जो हमारा कंस्ट्रेंट होता है एक तरीके का जो वैलिडेशन होता है कि जैसे किसी कॉलम पे आपने लगा दिया कि इसमें कैरेक्टर्स एंट्री हो, या आप सैलरी पे, नंबर्स पे आप वैलिडेशन लगा रहे हैं कि ये 5000 से ज़्यादा और 10,000 के बीच में सैलरी एंट्री हो, तो ये इसलिए हम एक तरीके का कंस्ट्रेंट बनाते हैं। ये उसे इन्फोर्स करता है, जो भी एंट्री होगी उसकी वैलिडिटी को चेक करता है कि ये उस रूल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। यूनिक कंस्ट्रेंट भी हमारा वही काम करेगा। जिस कॉलम पे हमने यूनिक कंस्ट्रेंट बना रहे हैं, ये चेक करेगा कि अगर आप जो एंट्री कर रहे हो, जो भी डेटा उस टेबल में एंट्री होने जा रही है, अगर उसमें पहले से ही वो अवेलेबल है तो उसे वो डिनाई करेगा, उसे वो रोकेगा। यानी कि जो भी टेबल्स में जो कॉलम है, पर्टिकुलर कॉलम या स्पेसिफिक कॉलम जिस पे वो यूनिक कंस्ट्रेंट आपने बनाया है, उसकी यूनिकनेस को वो मेंटेन रखेगा। ठीक है। चलते हैं हम अपने SQL सर्वर में और हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा मेथड है वो हम इन लाइन को यूज करके करेंगे। मैं अपना SQL सर्वर की मैं ओपन कर लेता हूँ। तो अभी मेरे पास ये है एक टेबल बना हुआ, इसी टेबल को मैं डिलीट करता हूँ मैं, और यही हम यूज करेंगे। तो मैं लिखता हूँ सिंपली ड्रॉप टेबल TBL यूनिक करके मैंने लिख दिया और मैंने इसे ड्रॉप कर दिया। ठीक है। तो मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं वापस से। तो अभी मेरे पास ये वाला टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। एक बार मैं इसे फिर से रिफ्रेश करता हूँ। मुझे चला जा गया होना चाहिए, बट अभी भी वो दिखाई पड़ रहा है, तो रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है। इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ मैं। टेबल UNQTBL। ठीक है। तो मैं इसे भी रन कर देता हूँ। तो इस तरीके से अब मेरी जो भी टेबल्स है इस नाम से मिलती जुलती, कन्फ्यूजन के लिए मैंने सबको डिलीट कर दिया। ठीक है। अब मैं एक टेबल बनाता हूँ, वेरी सिंपल टेबल, बहुत ही आसान टेबल है, लाइक क्रिएट टेबल। मैं टेबल का नाम बोल देता हूँ UNQTBL UNQ। ठीक है। मैं बोलता हूँ ID इंटीजर, इसकी साइज में दे देता हूँ varchar 50 दे देता हूँ, एंड मैं इसका नाम बोलता हूँ fname। ठीक है। ये fname, एक और मैं ले लेता हूँ lname। तो varchar इसकी साइज में 50 दे देता हूँ मैं। मैं इसे सेलेक्ट करके देख लेता हूँ। सेलेक्ट क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL। ठीक है। तो मैंने F5 करके रन किया। आप यहाँ से भी एग्जीक्यूट कर लेंगे और ये मेरा टेबल यहाँ पे बन चुका है। ठीक है। ये मेरा नॉर्मल और बेसिक टेबल है। मुझे इसी टेबल पे मुझे यूनिक की लगानी थी। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ मैं, यहाँ पे ये दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये मेरा टेबल है, ये वाला टेबल है हमारा TBL यूनिक करके। तो अभी नॉर्मली मैंने टेबल बनाया और इस पर हमने कोई भी यूनिक की डिफाइन नहीं किया। तो फिर से मैं करता हूँ, ड्रॉप करके मैं इस पर करता हूँ। ठीक है।
सो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि जो हमारा एफ नेम है ये हमारा यूनिक की हो जाए। तो सिंपली बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है कि अगर मुझे करना हो तो मुझे कोई भी कांस्टेंट लगाना तो सिंपली उसके आगे उसका नाम लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो अभी देखो क्या होता है, मैंने इसे नाम दिया और मैंने इसे टेबल बना दिया और मैं सेलेक्ट दोनों क्वेरी को एक ही साथ में रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ और मेरा हो चुका है। यहाँ पे मैं इसे ओपन करता हूँ, मैं इस टेबल को यहाँ पे ओपन करता हूँ और कंस्ट्रेंट में देखो तो यहाँ पे देखो कि मेरी ये यूनिक की बन चुकी है, यूनिक की वाली जो कांस्टेंट है वो बन चुकी है और ये एफ नेम पे बनी है। तो आप यहाँ पे देखें तो एफ नेम पे है, यहाँ पे कॉलम पे मैं करूँ और यहाँ पे आप देखें इंडेक्स में तो यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि ये बन चुकी है और ये बन चुकी है मेरी कांस्टेंट। हाँ, तो अब देखो ये बना है मेरा। अभी मैंने इसका कोई नाम नहीं डिफाइन किया था, ठीक है। जब हम नाम नहीं डिफाइन करते हैं तो जो SQL सर्वर उसे अपने मन से रैंडम नेम दे देता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो रैंडम नेम पड़ा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँ, ये मेरा इनलाइन है, ठीक है। अगर हमें नाम देना होगा तो हम नाम किस तरीके से देंगे, जैसे हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा है उसी तरीके से इसे भी देंगे नाम, जैसे हम प्राइमरी की में कहते हैं सेम उसी वे में हम यहाँ पे भी करेंगे। तो ये मुझे ये इनलाइन है। इनलाइन का मतलब कि जहाँ पे आप बोल रहे हो उस कॉलम को डिफाइन कर रहे हो वहीं पे आप कंस्ट्रेंट को भी बोल रहे हो, वो इनलाइन होता है। सो दूसरा तरीका हमारे पास ये होगा, अब मैं कहता हूँ ना कि इसका हम नाम देंगे कोई, ठीक है। तो मैं इसका नाम मुझे देना है, तो जब नाम देना होगा तो हम इसी के आगे यहाँ पे हम बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, जो इसका हम नाम देंगे वो नाम बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे मुझे मान लो इसका नाम देना हो यूनिक, ठीक है, तो ये इसका नाम है। अब आप देखोगे जब ये हमारा रन होगा तो ये इसी नाम से रन होगा। सो अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इसका नाम देना है। तो नाम देने के लिए वेरी सिंपल फंडा, सबसे पहले आप इसे बोलोगे कि हम इसका नाम जो देना है वो नाम देंगे और उससे पहले आप बोलोगे कि क्या है। तो मैं इसे बोलूँगा कि ये कंस्ट्रेंट मैं बना रहा हूँ और कंस्ट्रेंट का नाम मैं बोल रहा हूँ कि उसका नाम UNQ होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने उसका नाम दे दिया UNQ। तो अब की बार जो हमारा यहाँ पे जो नाम बन रहा था ना, अब आप देखोगे कि वो इसी नाम से बनेगा। तो सबसे पहले मेरी टेबल जो ऑलरेडी बनी हुई है उसे मैं ड्रॉप करता हूँ। मैं उस टेबल को मैंने ड्रॉप कर दिया तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा। अभी रिफ्रेश करूँगा तो ये गायब होकर दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे हमें वो टेबल नहीं दिखाई पड़ रही, गायब हो चुका है, ठीक है। तो मैंने एफ नेम बोला, एफ नेम का हमने डेटा टाइप दिया, फिर हमने बोला कि ये कंस्ट्रेंट है, फिर कंस्टेंट में हमने उसका नाम बोला और यूनिक बोल दिया। अगर आप प्राइमरी बोलते तो जहाँ पे आपने यूनिक लिखा है यहाँ पे आप प्राइमरी की लिखते, ठीक है। सो ऐसे ही चेक कंस्टेंट होता है, तो हर किसी के लिए ऐसे ही करेंगे हम। तो ऑलरेडी हमने ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो हम खाली इसकी बात कर रहे हैं यूनिक कंस्टेंट की, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, मेरी टेबल यहाँ पे बन चुकी है। अब इसे मैं बन चुकी है, अब इसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे हमें दिखाई पड़ने लगेगा ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में। ये वाला जो एरिया है इसे ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर बोलते हैं, ऊपर लिखा दिखाई भी पड़ रहा है। अब यहाँ पे हमारा जो टेबल है ये यही वाला टेबल है, टेबल यूनिक करके है UNQ। तो सारे कॉलम्स को मैं एक्सपांड करता हूँ मैं। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो अब मेरा यूनिक की बन चुका है और यहाँ पे की पे देखेंगे ये हमारा नाम, अब देखो आप UNQ करके जो हमने नाम बोला है, ठीक है। एंड आप इंडेक्स में देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स का मतलब ये होता है कि ये जो इंडेक्स बना है ये एक नॉन क्लस्टर टाइप का है, मतलब कि ये ना फिजिकली उसी टेबल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ना उस टेबल के डेटा को ऑर्डर को कोई इम्पैक्ट डालेगा। अगर वो क्लस्टर्ड इंडेक्स होता तो उस टेबल में जो भी वैल्यू होगी उसको वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में उसके ऑर्डर को मेंटेन रखने की कोशिश करेगा फिजिकली, ठीक है। जैसे सपोज अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो ये मेरा इनलाइन टेबल हुआ है, सॉरी इनलाइन यूनिक कांस्टेंट हुआ है, ठीक है। तो अब दूसरा तरीका हमारे पास जो होगा कि हम उसी साथ ही में नहीं बोलेंगे, हम उसे ये मेरा इनलाइन है। दूसरा तरीका जो मेरे पास है वो उसे हम आउटलाइन बोलते हैं। आउटलाइन हमारा कैसा होता है, मैं इसे अभी के लिए मैं ड्रॉप कर लेता हूँ टेबल को। ये मैंने टेबल ड्रॉप कर लिया और मैं इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे कॉपी कर लिया मैंने, सेम वही चीज़ है सब कुछ। तो यहाँ पे जो चीज़ हम डिफाइन कर रहे थे ना, यहाँ पे हम ये चीज़ें डिफाइन नहीं करेंगे, जैसे हम टेबल करते हैं वैसे ही करेंगे। ये मेरा ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट हमारा ओपन ही होना चाहिए। अब यहाँ पे आप बोलोगे कंस्ट्रेंट। अब कंस्ट्रेंट का जो नाम देना है वो आप नाम दे दो, जैसे मैंने बोला यूनिक 2, ठीक है। तो मैंने ये नाम बोल दिया और मैं बोल रहा हूँ फिर ये कंस्ट्रेंट किस टाइप का है, तो प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, ऐसा नाम बताना होगा कि किस टाइप का कंस्ट्रेंट है। तो ये मेरा यूनिक है तो मैं यहाँ पे यूनिक बोल देता हूँ मैं, तो मेरा ये यूनिक कंस्ट्रेंट। अब आप इसे बताओगे कि ये, सॉरी मेरी स्पेलिंग गलत है इसलिए ऐसा हुआ।
तो अब इसे आप बताओगे ना कि कौन से कॉलम को आप यूनिक कांस्टेंट बना रहे हैं। तो मुझे एफ नेम को बनाना है, फर्स्ट नेम को, तो मैंने इस तरीके से किया और ये वाला ब्रैकेट मेरा यहाँ पे ऑलरेडी क्लोज तो है ही, ठीक है। अब इसे एग्जीक्यूट करिए, देखिए अब ये मेरा सक्सेसफुली हो चुका है। अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ मैं यहाँ पे, तो अब आप देखेंगे ये मेरा जो कांस्टेंट बना है UNQ2 के नाम से बना होगा, ठीक है। देखो ये UNQ2 के नाम से बना हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा आउटलाइन है, मतलब कि हमने एफ नेम जो है यहीं पे डायरेक्टली डिफाइन ना करके हमने इसे यहाँ पे बोला है, यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, सॉरी मेरे माउस में थोड़ी दिक्कत है इसलिए थोड़ा इधर उधर हो रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ना बोल के हमने अलग लाइन में बोला है, तो ये मेरा आउटलाइन है। बट इनके फीचर या एट्रीब्यूट्स में ना कोई फर्क नहीं है, खाली सिंटेक्स लिखने का एक तरीका अलग है, ठीक है। तो ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो रहा है वो इसका यहाँ पे क्लोज हो रहा था, ठीक है। तो ये मेरा आउटलाइन हो चुका है। अब दूसरा हमारे पास सिचुएशन होगा कि हमारे पास एक और सिचुएशन हो सकती है कि अगर मैं इसमें कोई एंट्री करने की कोशिश करूं तो ये नॉर्मली एंट्री होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप एंट्री करके देखना चाहो तो देख लेना। जैसे मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ एंट्री करने के लिए, मैंने बोला इंसर्ट इनटू, जो टेबल का नाम है वो लिख दो, TBL यूनिक करके है भाई, मैंने ये नाम दे दिया एंड वैल्यूज को बोल दो आप, ठीक है। तो मैंने वैल्यूज के लिए बोल रहा हूँ, जैसे इसमें मैंने बोला 101 एंड एफ नेम में जैसे मैंने बोला राज, और मैं इसमें फिर मैं कुछ और बोलता हूँ, जैसे मैंने मान लो कुमार बोल दिया। तो ये मेरा मैंने कॉपी कर लेता हूँ मैं। अब मैं एक एक को रन करता हूँ मैं। ये मैंने इसे रन किया तो पहली बार ये वैल्यू सक्सेसफुली हुई, दूसरी बार करूँगा तो मैंने एफ नेम पे लगा हुआ है तो वो नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट नेम राज जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब ये दोबारा एंट्री करूँगा ना तो नहीं होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे मैं कुछ यूनिक वैल्यू डालनी है तो यूनिक वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लाइक आप नल एंट्री करवा लो, उससे ब्लैंक एंट्री करवा लो, बट हमेशा वो ना यूनिक होना चाहिए। जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, सेलेक्ट, इसी टेबल को मैं सेलेक्ट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो ये राज है, ये नल है, अभी दोनों ये यूनिक हैं, ठीक है। और अब इसे मैं ब्लैंक रखता हूँ मैं, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान दो, टेक्निकली नल और ब्लैंक जो ना हमेशा अलग होते हैं। ये दिखने में भले आपको लगता है कि दोनों की वैल्यू नहीं, यहाँ पे नल है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं, बट जो नल होता है, नल का मतलब नहीं कि वो जो वैल्यू है इसकी नल वो अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करती। यानी इस सेल को समझ लो, पर्टिकुलर स्पेसिफिक एफ नेम को ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तीसरे नंबर वाले रो को जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ है, वो एग्जिस्ट करता है बट वो है नहीं, दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो ब्लैंक है बट वो एग्जिस्ट करता है। वो सेल मेमोरी में कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता होगा, उसकी कुछ आज की वैल्यू होगी, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें समझनी है तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो। नल जो है उसकी आज की वैल्यू कुछ डिफरेंट होती है, जो ब्लैंक होता है उसकी आज की वैल्यू कुछ डिफरेंट होती है। बट नल का मतलब टेक्निकली यही होता है कि वो अपने आप में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। बट ब्लैंक का मतलब कोई वैल्यू है, भले वो ब्लैंक है बट ब्लैंक भी अपने आप में इटसेल्फ है ना वैल्यू, ओके। सो अब अगर मैं किसी को यहाँ पे मैं करने की कोशिश करूँ तो ये मेरा होगा नहीं, ठीक है। अब दूसरा वो बोल रहा है कि यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट है इसलिए आप सेम वैल्यू को एंट्री नहीं करवा पाओगे। अब हम जैसे अगर मुझे ना इसको हटाना है, चेक कंस्ट्रेंट को मुझे, यूनिक कंस्ट्रेंट को मुझे हटाना है, तो सिंपली जैसे हम ऑलरेडी हटाते थे प्राइमरी को या फॉरेन की को, वैसे हम इसे भी हटाएंगे। तो हम सिंपली टेबल को अल्टर करेंगे और उसमें हमने कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करेंगे। सो सबका सिंटेक्स सेम ही होगा, हम बोलेंगे अल्टर टेबल एंड नेम ऑफ द टेबल, जो टेबल का नाम है वो हम बोलेंगे, और फिर आप बोलोगे ड्रॉप कंस्ट्रेंट, नेम ऑफ द कंस्ट्रेंट, ओके। सो इसका बेसिकली यही यूज है। अगर अपने नाम यहाँ पे खुद से दे रहे हो तो आपको पता है आपने क्या नाम दिया और उसी नेम को आप कॉल कर लोगे। हमने ये वाला बनाया हुआ है तो इसमें हमारे जो दिया हुआ है ये वाला हमने कांस्टेंट का नाम दिया है यूनिक2, तो हमने इसी नाम से इसे ड्रॉप करेंगे, ठीक है। अगर इसे हमने ड्रॉप कर दिया तो फिर हम ना किसी भी वैल्यू को कितनी बार एंट्री करेंगे वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं इसे कर रहा हूँ रन, मैंने इसे एक बार एग्जीक्यूट किया, एक बार और एग्जीक्यूट कर देता हूँ मैं। अब मैंने 2 बार इसे एंट्री किया है। अब इसे अगर यहाँ पे आप देखो तो 2 बार यहाँ पे दिखाई पड़ी, एक बार यहाँ पे दिखाई दे रही। अब इसने कोई भी मतलब ना एरर नहीं थ्रो किया, वार्निंग नहीं थ्रो की इसने कि आप डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर रहे हो। अब यहाँ पे यूनिक नाम करके कुछ है नहीं, ना कोई कांस्टेंट है चेक करने वाले वैलिडेशन, तो आप एंट्री करते रहे एन नंबर ऑफ द टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने दोनों क्लियर कर लिए अभी तक।
कि इनलाइन, आउटलाइन और ड्रॉप कैसे करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो तीसरा सिचुएशन होता है, तीसरा सिचुएशन हमारे पास होता है जो वो होता है कंपोजिट का। लाइक दो जो हमारे टेबल्स होंगे, दो जो कॉलम होंगी, उस पर हम कैसे कंपोजिट फॉर कांस्टेंट लगाएंगे, यूनिक कांस्टेंट, दोनों की वो यूनिकनेस चेक करेगी। और वो किस तरीके से करेंगे हम, वो अभी हम देख लेते हैं। अभी जैसे मान लो मैं इस टेबल को मैं ड्रॉप करता हूँ, मैंने टेबल को ड्रॉप कर दी, और नॉर्मली जैसे मैं मान लो एक टेबल बनाता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, हमारा टाइम बचेगा। तो जब आप कंपोजिट बनाओगे तो आप यहाँ पे आप कैसे करोगे, उसके लिए आपको यही अप्रोच हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कॉपी नहीं करता हूँ, कॉपी तो मैंने किया हुआ है ऑलरेडी। अब मेरे पास टेबल है भी नहीं, मैं टेबल मैंने ड्रॉप कर दिया है। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको n नंबर ऑफ द कॉलम्स पे ये चीज़ें रूल्स अप्लाई करना है, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे मैं करूँगा ना, उसके अगले वाले कॉलम को लिख दूंगा मैं। तो अब जैसे मुझे एल नेम को भी कंपोजिट करके बनाना है, तो अब ना ये दोनों कॉलम ना साथ ही साथ चेक होंगे, इनकी दोनों की यूनिकनेस साथ ही साथ चेक होगी। ठीक है, तो अब वही सब कुछ है, मैंने ड्रॉप किया था, फिर से जो टेबल क्रिएट होगा, 3 कॉलम क्रिएट होंगे, और यहाँ पे जो कंस्टेंट लग जाएगा जो आउटलाइन कंस्टेंट है, और यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम पे लगेगा। अब देखो मैं इसे रन करता हूँ, मैं ये दोनों मैंने क्रिएट हो चुके हैं। अब जैसे मैं मान लो यहाँ पे ना सारी वैल्यू को मैं एंट्री करता हूँ, तो अब सबको मैं एक बार रन करता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिक्कत हुई, किस वैल्यू को उसने मना किया एंट्री करने से पहले, अभी आपको पता लग जाएगा। तो देखो वो इसलिए मना कर रहा है क्योंकि ये वाली जो पहली रिकॉर्ड है ये एग्जीक्यूट हुई, ये भी अपने आप में यूनिक, ये भी यूनिक, ये भी यूनिक। यूनिक का मतलब ये है कि अगर ये इस चीज़ को अगर आप देखने की कोशिश करो, तो जो पहले राज है, मैं आपको लिए एक एक्सेल ओपन कर लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगी। अब एक्सेल में देखो मैंने यही एंट्री करने की कोशिश की, 4 बार है, सॉरी 4 बार ये है मेरा, और फिर एफ नेम में है राज है, इसमें नल है, और ये ब्लैंक है, एंड देन इसमें भी राज है। और कुमार सब में है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो मेरी एंट्री हुई थी वो इसकी वजह से दिक्कत हुई, इसके वजह से दिक्कत हुई। देखो यहाँ पे राज है, यहाँ पे कुमार है, तो इनका ना जो अब टेस्ट होगा, कंपोजिट है ना, तो उसका कॉम्बिनेशन चेक होगा। तो कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से चेक होगा, जिस वे में आपने कॉम्बिनेशन लगाया है, फर्स्ट नेम देन लास्ट नेम, ये उसी बेस में इनका कॉम्बिनेशन टेस्ट होगा। तो कुछ इस तरीके से होगा। आप कोई और भी कॉलम होता तो उसको भी हम यहाँ पे कॉन्केटिनेट करने की कोशिश करते। ठीक है, अब देखोगे ना, तो ये हर एक के साथ ना ये उसकी यूनिकनेस को मेंटेन कर रहा है। जैसे ये राजकुमार है और ये कुमार है, ये राजकुमार है, तो ये दोनों सेम हो चुके हैं। तो ये दोनों सेम है ना, तो इसकी एंट्री होगी नहीं। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से मैं करने की कोशिश करूँ 101 एंड ये कुमार और ये राज में लिखूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे अब ये यूनिक है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपको लगता होगा कि राज यहाँ पे है, फिर कुमार है, फिर राज यहाँ पे है, तो राजकुमार एंड कुमार राज। बट टेक्निकली ये अगर आप ना उस वे में आप इसे कॉन्केटिनेट करोगे तो ये सिंपल सी बात है, ये अलग ही होगा। कुमार और राज है तो ये और ये अलग है। तो हमारी जो एरर थ्रू हुई थी वो यहाँ पे एरर थ्रू हुई थी क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन सेम हो रहा था। ठीक है, अगर मैं इसकी एंट्री करने की कोशिश करूँ तो ये बहुत सक्सेसफुली रन होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे कुमार लिखता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं राज लिखता हूँ मैं, तो अब देखेंगे अब की बार ये मेरी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरी एंट्री मैंने कर दी, 1 रो अफेक्टेड आ गया, और मैं सेलेक्ट की क्वेरी लगा के मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि मेरा जो आउटपुट है वो कैसा आया हुआ है। तो अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये मेरा आउटपुट आ चुका है, जो हमने लास्ट में ये वाली क्वेरी लिख के रन की थी। तो इस तरीके से हमने कंपोजिट और जो भी हमने यूनिक में थी, हमने सारी चारों सिचुएशन को हमने देख लिया कि लाइक इनलाइन कैसे डिक्लेयर करेंगे, आउटलाइन ड्रॉप कैसे करेंगे, अल्टर करके कैसे ऐड करेंगे, और जो मल्टीपल कॉलम्स पे अगर हमें कुछ लगाना है तो वो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे यूनिक होगा, कंपोजिट यूनिक। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। और एक चीज़ और जो जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है वो ये होता है कि जो हमारा प्राइमरी की और फॉरेन की में क्या डिफरेंट होता है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा प्राइमरी की होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट कहीं पे भी वो नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, और जो हमारा फॉरेन की होता है, ये यूनिक कांस्टेंट होता है, ये एक बार
कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा बट वन टाइम, जैसे नल को भी एक्सेप्ट कर लेगा, ब्लैंक को भी एक्सेप्ट कर लेगा, बट दोबारा नल लिखोगे तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो यूनिकनेस मेंटेन रखने की कोशिश करे, तो दोबारा वो इसलिए नहीं एक्सेप्ट करता है। बट अगर जब आप टेबल बना रहे हैं, लाइक यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ नॉट नल, तो इसका मतलब ये है कि नल तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो अब इसके जो फीचर्स हैं काफ़ी हद तक प्राइमरी की के जैसे आ चुके हैं। बट टेक्निकली एक चीज़ और मैं आपको कहता हूँ कि प्राइमरी की जो है यूनिक की से टोटली डिफरेंट होता है। डिफरेंट वो इस वे में होता है कि जो हमारा जो यूनिक होता है, यूनिक की ये हमारी जो इंडेक्स मेंटेन करती है वो नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स मेंटेन करती है। इट मीन्स कि ये ना उसके फिजिकल ऑर्डर को कभी ना छेड़छाड़ नहीं करेगा। बट अगर हमारा जो प्राइमरी की होता है वो इसके फिजिकल ऑर्डर को मेंटेन करके रखता है। अगर सपोज मान के चलो यहाँ पे आईडी जो है, आईडी पे अगर हमने प्राइमरी की बनाया होता तो आईडी की वो ना सीरियल नंबर को मेंटेन करने की कोशिश करता, ऑर्डर को मैं कहूँ तो। सपोज मान के चलो अभी जैसे 101 एंट्री है, ठीक है, और अभी 5वीं कोई एंट्री होए, जैसे मान लो वो 105 होगी, ठीक है, मान लो ये 105 है और इसमें मैं मान लो कुछ और लिख देता हूँ मैं, नहीं तो ये एरर थ्रो करेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राज, ठीक है। तो अब 105 है, सॉरी मैं इसे 103 करता हूँ मैं, ठीक है, नहीं 95 करता हूँ मैं समझाने के लिए। तो देखो मैं 95 कर रहा हूँ और अभी मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो अब ये जैसा आपका टेबल है वैसे ही एंट्री हुई। देखो लास्ट में 95 किया तो ये लास्ट में जाके स्टोर होगा नीचे के रो में, 95 यहाँ पे स्टोर हुआ। अगर ये प्राइमरी की होता है तो यानी इसकी ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश करता है, तो ये इसमें सब में चेक करेगा 95 ने सबसे जिसके रिस्पेक्ट में छोटा होगा ना ये उसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो अभी मैं कोई एक एंट्री और करता तो वो उसके सीक्वेंस अपने आप को मेंटेन करेगा, जो छोटा होगा उसको सबसे ऊपर रखेगा, जो सबसे बड़ा होगा उसको नीचे, यानी एक ऑर्डर मेंटेन करेगा। अगर अब की बार मैं कुछ एंट्री करता 90 ये सबसे ऊपर चला जाता, अगर ये प्राइमरी की होता आईडी, तो फिर 96 करता तो वो 95 के नीचे आता सेकंड नंबर पे। अगर कुछ भी ऐसी वैल्यू होगी तो हमेशा वो इसी वे में मेंटेन करने की कोशिश करेगा। बस इतना सा डिफरेंट होता है कि वो इसीलिए कर पाता है प्राइमरी की क्योंकि वो क्लस्टर्ड इंडेक्स होता है। क्लस्टर्ड इंडेक्स का मतलब ये होता है कि वो उसी टेबल में एग्जिस्ट करता है और उसके फिजिकल ऑर्डर को वो मेंटेन करता है, उसके फिजिकल ऑर्डर को वो केयर करता है, ठीक है। सो देखते रहिए मेरा, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो मेरे से रिलेटेड, कुछ भी मेरे कंटेंट से रिलेटेड या कोई भी, या आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक्स पे कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मेरे से क्वेश्चन पूछिए, या तो आप कहेंगे तो मैं उसके लिए वीडियोस बना के एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो आप लाइक करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हर रोज़ इसी तरीके के सीक्वल की सीरीज चला रहा हूँ मैं, उसमें हर रोज़ मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। मैं इंग्लिश और हिंदी में दोनों वीडियो रिलीज करता हूँ। मैं एक दिन में एक इंग्लिश की और हिंदी में, दोनों लैंग्वेज में मेरी वीडियोस आती है। तो ये मेरा टोटल ऑल ओवर जो सीक्वल का कंटेंट है, ये मेरा सारा सीरीज जो चल रहा है ये चलेगा। और अगली जो सेशन लेक्चर आएगी, कल जो आएगी मेरी, मैं उसे बनाऊँगा इंडेक्स पे, ठीक है। तो इंडेक्स पे जब मैं बताऊंगा तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि ये क्लस्टर्ड इंडेक्स फॉर प्राइमरी की कैसे वर्क करती है और भी सारे जो ऑर्डर वो कैसे मेंटेन होते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम and please subscribe if you like, and if you do not like please you can dislike. I also like the dislike button also. So thank you for your time. Bye bye.